A very good morning to everyone. Welcome to the Thought Tree. We are here with today's The Hindu analysis. So our question for prelims today is, with reference to fly ash, consider the following statements. First statement is, fly ash exhibits cementic qualities or cementitious properties. फ्लाई ऐश के बारे में आप सबने सुना होगा. फ्लाई ऐश पोल्यूटेंट है, न्यूज में रहता है ना. तो फ्लाई ऐश एग्जिबिट सीमेंटियस प्रॉपर्टीज, पहला स्टेटमेंट. दूसरा, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ कोल इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट. जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाले प्लांट्स होते हैं उनका ये बाय प्रोडक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट. थर्ड इज, इट इज अ नॉन टॉक्सिक पोल्यूटेंट. ये नॉन टॉक्सिक है. ये तीन स्टेटमेंट्स हैं आपके पास. आपको बताना है विच वन इज दी करेक्ट. तो इन चार ऑप्शंस में से यू हैव टू चूज करेक्ट कोड. ओके, मूविंग ऑन टू द न्यूज आइटम. अच्छा, अभी इकोनॉमिक सर्वे आ गया, यू मस्ट बी नोइंग, एंड बजट भी कल आ गया. तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट की सारी न्यूज हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, प्रॉपर उनके टॉपिक पे वीडियोस अपलोड होंगे हमारे चैनल पे. तो बहुत ही डिटेल में जो भी रेलेवेंट चीजें वो हम सारी कवर करेंगे. कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटेगी नहीं. तो अभी हम उसके अलावा जो कुछ छोटे मोटे नए टर्म्स आई हैं वो देख लेते हैं न्यूज में, और उसके अलावा जो न्यूज है उसको कवर करेंगे. बाकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड न्यूज के पूरे डिटेल्ड वीडियोस बनेंगे. ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. जब भी वो वीडियोस कल से हम अपलोड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. फर्स्ट न्यूज है टैक्स ऑन डिजिटल एसेट्स. अब बजट में कुछ अनाउंस हुआ है कि जो डिजिटल एसेट्स हैं उन पे टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है एट द रेट ऑफ 30%. सारी चीजें हम डिटेल में वैसे करेंगे बाद में. तो न्यूज में क्या है कि 30% टैक्स रेट रखी गई है टू बी लेवीड ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं जैसे क्रिप्टो करेंसीज हैं, है ना, तो उनसे जो इनकम जनरेट हो रही है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की काफी ट्रेडिंग हो रही है अभी, है ना, काफी लोग उससे अर्न कर रहे हैं. तो इनकम फ्रॉम दोज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इज गोइंग टू बी टैक्स्ड एट 30%. So this was announced in the budget, such as cryptocurrencies and NFTs. तो क्रिप्टो करेंसी आपको सबको पता है कि एनकोडेड करेंसी होती है बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. और NFTs जो है ना, NFTs क्या है? दीज आर नॉन फंजेबल टोकन. NFTs क्या है? ये भी एक डिजिटल एसेट है. इसकी फुल फॉर्म में नॉन फंजेबल टोकन. ये होता है क्या, अभी हम देखते हैं. कोई भी चीज अगर फंजेबल होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है? समथिंग विच कैन बी एक्सचेंज with an equivalent item. For example, a $5 bill with another $5 bill, like cryptocurrency. जैसे क्रिप्टो करेंसी को करेंसी मान सकते हैं ना, क्योंकि सेम यूनिट के लिए हम एक्सचेंज कर सकते हैं. उस क्वालिटी को, उस फीचर को कहते हैं फंजिबल. समथिंग दैट कैन बी एक्सचेंज विद एन इक्विवेलेंट आइटम. फॉर एग्जाम्पल, $5 bill with another $5 बिल लाइक क्रिप्टो करेंसी. लेकिन जिसको सेम यूनिट के लिए एक्सचेंज नहीं कर सकते, ट्रेड जरूर कर सकते हैं लेकिन करेंसी की तरह यूज नहीं कर सकते, उसको हम एनएफटी बोलते हैं, यानी नॉन फंजेबल टोकन. NFTs आर डिजिटल आइटम्स दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड. बॉट एंड सोल्ड हो सकते हैं ये यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बट दे आर नॉट फंजेबल. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी NFTs में भी होती है, खरीदा और बेचा उनको भी जा सकता है, लेकिन वो फंजिबल नहीं होते, यानी सेम यूनिट के लिए, इक्विवेलेंट आइटम के लिए आप एक्सचेंज नहीं कर सकते. इट मींस व्हाट? इट मींस इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ करेंसी, राइट. तो ये दो डिजिटल एसेट्स हैं. एक और बात यहाँ पे आती है कि गवर्नमेंट ने लूप होल्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, जनरली लोग क्या करते हैं, अगर लॉ में कोई चीज कमी छूट जाती है, लूप होल होता है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. तो सपोज यहाँ पे क्या है, डिजिटल एसेट्स पे टैक्स इंट्रोड्यूस किया. अब लोग क्या कर सकते हैं कि अब खुद ना ओन करके किसी को गिफ्ट दे दिया, है ना, ये शो कर देंगे कि हमने तो गिफ्ट दिया था, हमारा नहीं है ये, तो टैक्स से बचने के लिए. लेकिन गवर्नमेंट ने इस पॉसिबिलिटी को भी खत्म कर दिया है. बजट में ये भी बोला है, इफ क्रिप्टो एसेट्स आर गिफ्टेड बाय एनीवन, अगर क्रिप्टो एसेट्स को किसी ने भी गिफ्ट किया तो जो रिसीवर है उसको टैक्स देना पड़ेगा. अब कोई भी आपसे बिना मतलब गिफ्ट क्यों लेगा, उसको तो टैक्स देना पड़ेगा ना. तो दी रेसिपिएंट विल हैव टू पे 30% टैक्स. तो ये अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे बच जाएंगे, so this clause is there, you cannot escape from it, right? Also, if crypto assets are gifted by anyone, the recipient will have to pay this 30% tax. तो ये भी है. Next news is expanding capital expenditure. पेज 10 पे एक इसमें आर्टिकल था, उसमें बोला है ऑथर ने, अब सब बजट को एनालाइज करेंगे, रोज नए नए एडिटोरियल्स वगैरह आएंगे, तो अगर हम उन सारी जो प्रोविजन है ओरिजिनल सबको डिटेल में कवर करेंगे बजट में.
बजट क्लियर एम्फेसिस, यहाँ किस बारे में बात हुई है कि बजट ने इस बार क्लियरली इस चीज पे फोकस किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। बजट क्लियर एम्फेसिस ऑन एक्सपेंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ गुड स्टेप। इसको एक अच्छा स्टेप क्यों माना गया है? बिकॉज 45.2% of fiscal deficit, 45.2 is a huge percentage, right? 45.2% of fiscal deficit is being advocated or devoted to finance कैपिटल एक्सपेंडिचर। ना सी पहले आप ये समझो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो या तो कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है या किसी एसेट को क्रिएट करता है। एसेट मतलब जो आपके लिए एसेट है, लाइबिलिटी मतलब आप पे बर्डन, राइट? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दोज एक्सपेंडिचर्स बाय द गवर्नमेंट व्हिच ईदर क्रिएट एसेट और रिड्यूसेस लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, किसी कंस्ट्रक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने, वो एसेट है, उससे एसेट क्रिएट हुआ, तो दैट वुड बी क्लासिफाइड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? रीपेमेंट ऑफ लोन रीपे कर दिया, लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो दैट वुड बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ सी, बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को एनहांस करने की जो बात की गई है, यहाँ पर इसको एक गुड वेलकम स्टेप क्यों बोला है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो फिस्कल डेफिसिट होती है, फिस्कल डेफिसिट क्या होती है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। इसको हमने पहले भी अपनी क्लासेस में कवर किया है बहुत बार। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही हो, जितनी रिसीट मिल रही है, तो अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो डेफिसिट है। और फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज की हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है ना? जैसे आप बजट बनाते हो अपना, आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, इसका मतलब आपकी फैमिली का बजट हिला हुआ है ना? तो ऐसे ही क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है, तो उसमें भी कुछ फिस्कल इंडिकेटर्स लाए जाते हैं, और फिस्कल डेफिसिट ये बताती है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेज है और खर्चा कितना है। तो अगर सोर्सेज कम है, खर्चा तो उतना करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वेलफेयर भी करती है ना? तो खर्चा तो रिड्यूस नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। बोरो क्यों करना पड़ता है? खर्चा करने के लिए। रेवेन्यू कम है लेकिन खर्चा तो कट नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन नॉट बी रिड्यूस, तो बोरोइंग करनी पड़ती है। बोरोइंग मतलब लोन लेना पड़ता है। दो तरीके होते हैं, या तो वो आरबीआई से लेते हैं या फिर मार्केट से बोरो करते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, यू कैन से फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग माना जाता है। फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग क्यों माना जाता है? क्योंकि जितनी फिस्कल डेफिसिट है उतना अमाउंट बोरो करेंगे ना। फिस्कल डेफिसिट क्या शो कर रही है कि गवर्नमेंट का इतना एक्सपेंडिचर कम पड़ रहा है, इसका मतलब इतना बोरो करेगी तो सेम अमाउंट। तो फिस्कल डेफिसिट में अलग से हम बोरोइंग इंक्लूड नहीं करते, हम बोरोइंग को ही फिस्कल डेफिसिट को ही बोरोइंग मानते हैं। क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट है, सपोज फिस्कल डेफिसिट है 1 लाख की, फॉर एग्जांपल, है ना? तो 1 लाख ही गवर्नमेंट बोरो करेगी, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। तो अब क्या हो रहा था, अभी तक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम था, है ना? फिस्कल डेफिसिट में क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू वाला भी इसी में है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से डेफिसिट ज्यादा आ रही थी, यानी गवर्नमेंट को ज्यादा बोरो करना पड़ रहा था। तो अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है ना, एक्सपेंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उससे एसेट से इनकम आएगी, ठीक है? इट इज अ गुड स्टेप, क्योंकि पहले 45.2% जो था फिस्कल डेफिसिट का, वो डिवोट हो रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही फाइनेंस करने में, है ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही फाइनेंस करने में यूज हो रहा था। लेकिन अब अगर इसको बढ़ाएगी गवर्नमेंट, यानी 45.2% ऑफ फिस्कल डेफिसिट नहीं उसमें यूज करना पड़ेगा फाइनेंस करने में, दूसरे सोर्सेज में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो दिस वाज द न्यूज। बजट क्लियरली एम्फसाइज ऑन एक्सपेंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर. It is a good step as 45.2% of fiscal deficit is being devoted to finance capital expenditure. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर एनहेंस होगा तो एसेट क्रिएट होगा, एसेट से इनकम आएगी, तो उसको फाइनेंस वहां से उस रेवेन्यू से किया जा सकेगा, राइट? सो दिस वाज द पॉइंट। अब एक स्कीम है पीएलआई। पीएलआई ये न्यूज में रहती है काफी बार। पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, है ना? बजट में भी ये मेंशन किया गया है बार बार कि पीएलआई स्कीम जो हमने लॉन्च की थी अलग अलग सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज अपने अपने सेक्टर के लिए इंप्लीमेंट करती हैं अकॉर्डिंगली।
तो उसमें काफी सक्सेस हमको मिली है और आगे भी हम इसमें काम करेंगे। दिस वाज द न्यूज इन बजट। अब हम ये देखते हैं कि पीएलआई स्कीम है क्या, है ना। तो पीएलआई स्कीम इज बेसिकली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ये ओरिजिनली जो लाई गई थी ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल, यानी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बेसिकली ये प्रमोट करती है। एम क्या है? टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू प्रोड्यूसर्स टू मेक इंडिया हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली नाम से आपको पता लग रहा होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे, यानी इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाना है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंसेंटिव प्रोवाइड कराने हैं ताकि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनाया जा सके, राइट। एंड एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज कर सके। जब हमारे डोमेस्टिक कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आफ्टर मीटिंग द डोमेस्टिक डिमांड द सरप्लस अमाउंट विच रिमेन्स कैन बी एक्सपोर्टेड, और एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको फॉरेन करेंसी मिलेगी, फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होंगे, राइट। under which the eligible players are to receive incentives ranging from 4% to 6% of production value for 5 years। जो भी प्रोडक्शन जिस भी फील्ड में वो कर रहे हैं 5 साल के लिए प्रोडक्शन वैल्यू पे कुछ 4 से 6% का उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दे अचीव देयर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन वैल्यू टारगेट फॉर ईच ईयर। उनको हर साल का अपना इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन का टारगेट खत्म करना है जो दिया गया है, तो उनको प्रोडक्शन वैल्यू का कुछ 4 से 6% की रेंज में इंसेंटिव दिया जाएगा। तो दिस इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम। ये सारे डिपार्टमेंट्स की होती हैं जो भी जिस भी फील्ड में प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना। और इससे क्या है, मेक इन इंडिया स्टैंडर्ड हो रहा है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का कंपटीशन, उनकी एफिशिएंसी हमको इंक्रीज करनी है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है ना, कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को ये डेवलप करता है। देन पेज 17 पे आपको एक न्यूज मिलेगी दैट एंटी मिलिट्री प्रोटेस्ट म्यांमार में जो चल रहे हैं ना, म्यांमार में एंटी मिलिट्री प्रोटेस्ट चल रहा है। म्यांमार में डेमोक्रेसी की लड़ाई बहुत लंबी है, यू ऑल मस्ट बी नोइंग। आंग सान सूकी को वापस से, जो उनकी लीडर हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही हैं काफी टाइम से, उनको वापस से जेल में डाल दिया था मिलिट्री ने। तो वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट, मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चलते रहते हैं और अभी भी रिसेंटली चल रहे हैं। देन देयर इज अ न्यूज कि जापान अडॉप्ट रेजोल्यूशन ऑन चाइनाज ह्यूमन राइट सिचुएशन। जापान की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, चाइना में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन कुछ सही नहीं है। और अभी इस महीने चाइना में ओलंपिक्स होने वाले हैं बीजिंग में, है ना। तो अहेड ऑफ ओलंपिक्स दिस मंथ इन बीजिंग, तो बेसिकली अब ये ह्यूमन राइट्स इशू यहाँ पे हाईलाइट हुआ है चाइना का। तो यहाँ पर ये क्यों हाईलाइट हुआ है? सी, चाइना का जो जिनजियांग रीजन है, चाइना का जिनजियांग रीजन जो है वो उइगुर मुस्लिम्स के लिए जाना जाता है। आप सबने इनकी कंट्रोवर्सी पढ़ी होगी पेपर में कि इनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है ना, कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जा रहा है। तो चाइना जिनजियांग रीजन नोन फॉर उइगुर मुस्लिम्स, जो वहाँ की एक एथनिक माइनॉरिटी है उस रीजन की। उइगुर मुस्लिम्स क्या है? वहाँ की एथनिक माइनॉरिटी। एथनिक मतलब रेशियल माइनॉरिटी, है ना। तो एथनिक माइनॉरिटी है, हैज विटनेस सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन। वहां पे ये देखा गया है कि इनके साथ चाइना ने बहुत ज्यादा इनके ह्यूमन राइट्स को वायोलेट किया है। तो जापान ने एक चीज अडॉप्ट की कि जैसे हम ओलंपिक्स में जाएंगे या जो भी, तो हमारे प्लेयर्स के, है ना, ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। तो चाइना की ह्यूमन राइट्स सिचुएशन बहुत खराब है, ये रेजोल्यूशन में एक्सेप्ट किया था, और अकॉर्डिंगली हमको वहां पर सिचुएशन का ध्यान रखना है अहेड ऑफ द ओलंपिक्स। तो ये चाइना का जिनजियांग रीजन और उइगुर मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस न्यूज रिमेन्स इन द न्यूज एवरी टाइम। पेज 17 पे ये न्यूज आपको मिल जाएगी। पेज 17 पे ही एक अपार्थाइड से रिलेटेड न्यूज है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल को अपार्थाइड स्टेट डिक्लेयर किया। अपार्थाइड क्या है? ओरिजिनली साउथ अफ्रीका में जो रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, ब्लैक एंड व्हाइट के बेसिस पे, तो वहां से शुरू हुआ अपार्थाइड। अब यहाँ पे इजराइल को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपार्थाइड क्यों डिक्लेयर किया? फॉर ट्रीटिंग पैलेस्टीनियंस एज एन इंफीरियर रेशियल ग्रुप। इजराइल इज डोमिनेटेड बाय जूइश रिलीजन, है ना। वो पैलेस्टीनियंस को इंफीरियर मानते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो रेशियल लेवल पे उनको इंफीरियर मानते हैं, इंफीरियर मानते हैं। तो अपार्थाइड हो गया ये। तो दैट्स व्हाई एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल को अपार्थाइड स्टेट डिक्लेयर
किया है। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ये देख लेते हैं, ये सबको समझ आ गया होगा आई होप। अपार्थाइड क्या है, बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस और रेशियल आइडेंटिटी। जब आप रेशियल आइडेंटिटी के बेसिस पे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन करते हो मेन स्ट्रीम से, उनको जिनको आप सपोज करते हो कि वो इंफीरियर है, सब इक्वल है, ह्यूमन आर इक्वल, लेकिन यू कंसिडर दैम एज इंफीरियर, तो आप उनको मेन स्ट्रीम से मार्जिनलाइज कर देते हो, है ना, मेन सोसाइटी से अलग कर देते हो, डिस्क्रिमिनेट कर देते हो, तो उसको अपार्थाइड बोलते हैं, राइट। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज बेसिकली अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत फेमस एनजीओ है, ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है इंटरनेशनल लेवल पे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज इंटरनेशनल एनजीओ विच इज फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ये भी काफी न्यूज में रहता है, सो यू मस्ट नो व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन लंदन। नेक्स्ट न्यूज इज एफटीए। अभी यू मस्ट बी नोइंग कि इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इनिशिएट हो गए हैं, काफी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की डिस्कशन चल रहे हैं। तो ये हमने पहले भी अपने क्लास में कवर किया है काफी बार। एफटीए क्या होता है, एफटीए इज बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज साइन करती है कि हम फ्री मूवमेंट अलाउ करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का दोनों के बीच में। वो कैसे करेंगे, टैरिफ या तो बहुत रिड्यूस कर देंगे मिनिमल, या फिर जीरो टैरिफ कर देंगे। टैरिफ मतलब जो हम इंपोर्ट पे टैक्स लगाते हैं ना, तो फ्री मूवमेंट होगा, इससे ट्रेड एनहांस होगा उन कंट्रीज के बीच में जिनमें ये साइन होगा। तो इनके बीच में एफटीए की बात चल रही है ना। व्हाट इज यूके इज यूनाइटेड किंगडम। जनरली पीपल मिसअंडरस्टैंड यूके विद लंदन कि यूके का मतलब लंदन है, नहीं। यूनाइटेड किंगडम हम कौन कौन सी कंट्रीज के ग्रुप को बोलते हैं, इंग्लैंड, मतलब यूनाइटेड किंगडम किस किस का ग्रुप है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नदर्न आयरलैंड। एक बार देख लेते हैं यूके का मैप। ठीक, यूके किसको बोला जाता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नदर्न आयरलैंड। साउथ वाला नहीं, ठीक है, ये नहीं है इसका पार्ट। नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, इनको मिला के यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। यूके इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रेक्सिट भी न्यूज में चल रहा था काफी टाइम से, और ब्रेक्सिट के कुछ कुछ डेवलपमेंट्स अभी भी चल रहे हैं। ब्रेक्सिट क्या था, ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम दी यूरोपियन यूनियन। यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा था, उसी को ब्रेक्सिट बोल रहे थे। तो यूके क्या है आपको पता होना चाहिए, दी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नदर्न आयरलैंड, they are collectively called as United Kingdom. तो न्यूज आइटम्स तो यही थे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सब ने आई होप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर्स बताए होंगे। तो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है, लेट मी टेल यू। ये क्वेश्चन देने का पर्पज ये है कि आप अटेम्प्ट करें, आपकी प्रैक्टिस हो कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है प्रीलिम्स में। वरना इफ यू डोंट प्रैक्टिस then there is no point giving you the question. So question was with reference to fly ash. See, fly ash environment के point of view से भी आपके लिए बहुत important है। Fly ash is a very important pollutant recently seen in news, है ना। तो fly ash क्या है, basically first statement was it exhibits cementous property। जैसे सीमेंट होती है जिससे घर बनाते हैं, वैसी प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल होती है, करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। यस, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, कोल बर्न होता है ना, तो वहां पर भी फ्लाई एश जनरेट होती है। और इट इज नॉन टॉक्सिक, बिल्कुल नहीं, ये बहुत टॉक्सिक है। फ्लाई एश इज अ टॉक्सिक पोल्यूटेंट, इसीलिए तो न्यूज में रहता है, इसलिए दैट इज अ कंसर्न, बिग कंसर्न। फ्लाई एश इज टॉक्सिक पोल्यूटेंट, इसलिए हमारे लिए कंसर्न है। तो आपको पूछा था कि करेक्ट कोड आपको सिलेक्ट करना है। नाउ फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, बिकॉज इट इज अ टॉक्सिक पोल्यूटेंट, इट कॉजेज हार्म, है ना। तो करेक्ट कोड वुड बी 1 and 2 ओनली, क्योंकि थर्ड गलत है तो थर्ड को एलिमिनेट कर दो। आंसर वुड बी ए। आई होप आप सबने इसको अटेम्प्ट किया होगा। और आज के लिए इतना ही है। बाकी जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड सारी न्यूज है इंपॉर्टेंट, विल बी कवरिंग इन आवर lectures on budget and economic survey properly in detail. Nothing would be left, every relevant information would be analyzed in detail for you, right? So please subscribe to our channel and आपको वो updates मिल जाएंगे।
आई होप ये आपको समझ आया होगा. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ वेरी नाइस डे.